नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्व श्रमिक दिवस पर राज्य के सभी मजदूरों को दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे श्रमिक। साहिबगंज जिले में जल्द शुरू होगा गंगा नदी के 83 किलोमीटर क्षेत्र में डॉल्फिन टूरिज्म। केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी। और तमिलनाडु में 12वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 17 से 28 मई तक होगा। झारखंड की टीम भी लेगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू हो रही है। ये इस वर्ष प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री शामिल होंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में सत्ता में आई जर्मन सरकार के साथ ये श्री मोदी की पहली बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर शोल्ज एक व्यापारिक सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। श्री मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। यूरोप यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे भारत नार्डिक सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं, जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। प्रधानमंत्री ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया और कहा कि इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। श्री मोदी कल नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने सरकार की न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 2 संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका की जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से कल आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस बकाये राशि को दे तो राज्य सरकार 50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को मुहैया कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे प्रधानमंत्री के विचारों से सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। गोड्डा जिले में इन दिनों कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला खदान के आसपास कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव और कोलफील्ड्स के कई आला अधिकारी लगातार कोयला खदान के आसपास अधिकृत होने वाले जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया है कि गांव के लगभग 80% आबादी को परियोजना प्रबंधन द्वारा पूरा मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों को पुनर्वास हेतु सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी माना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों का समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW जारी किया गया है। वहीं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड ने भी श्रमिकों को श्रम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया है।
इधर मजदूर दिवस को देखते हुए रांची नगर निगम 2600 सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देगा। इसके तहत अब तक 450 कर्मचारियों का बीमा हुआ है, जबकि शेष का निबंधन जारी है। निबंधन के बाद ही ये कर्मचारी ईएसआई के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने भी राज्य के सभी श्रमिकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य तथा राष्ट्र की उन्नति में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रमिकों का कठोर परिश्रम तथा समर्पण राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक है। इधर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों और मेहनतकश श्रमिकों को विश्व श्रमिक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र हमारे श्रमिक न दिन देखते हैं, न रात, न सुबह, न शाम, बस अपने खून पसीने से देश को मजबूत करते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के 60% से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने इन किशोरों को शुभकामनाएं दी हैं। पिछले महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 2 करोड़ 86 लाख से अधिक किशोरों को पहली डोज और 66 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 25,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और लगभग 2,900 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 19,000 से अधिक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साहिबगंज जिले में डॉल्फिन टूरिज्म को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। साहिबगंज चौकी गंगा नदी से सटा 83 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। राजमहल के विधायक अनंत ओझा के प्रयास से केंद्र सरकार ने डॉल्फिन टूरिज्म के अंतर्गत अपनी स्वीकृति प्रदान की है। डॉल्फिन टूरिज्म के शुरू होने से यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक ने कहा, आज नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा का विरल निर्मल प्रवाह को और ज्यादा उत्कृष्ट करने की दिशा में प्रयास चल रहा है। तो और विशेष करके साहिबगंज जिला में जो गंगा के अंदर की पवित्रता है, जहाँ की डॉल्फिन के बारे में यह माना जाता है कि बड़ी संख्या में डॉल्फिन साहिबगंज के प्रक्षेत्र में, राजमहल के प्रक्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पानी शुद्ध रहता है। एक तरह से कहते हैं लोग ग्रामीण परिवेश में, जहाँ पानी साफ रहता है वहाँ गंगा का और वहाँ डॉल्फिन बहुतायत मात्रा में दिखी जाती है। तो यह जो डॉल्फिन हमारे यहाँ है, यहाँ जल को लेकर के झारखंड और दुनिया के लोगों का भी आकर्षण का केंद्र बने, इसीलिए डॉल्फिन सेंचुरी की मांग हमने बनाने की मांग की थी। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने वन पर्यावरण मंत्रालय ने पहल करके यहाँ के जिले का झारखंड को भेजा है कि आप स्थान चिन्हित करके और भेजिए। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम में कुल 802 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं।
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 मई से 15 मई तक सुबह 10 बजे से किया जाएगा। साक्षात्कार 9 मई से 16 मई तक सुबह 9:30 बजे से आयोग कार्यालय में लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार अपना कॉल लेटर 2 मई से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अगर किसी को कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो वे आयोग के पूछताछ काउंटर पर 8 मई से पहले अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देकर प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी पोर्टल GEM के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड खरीद की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये राशि पिछले वर्ष की तुलना में 250% से भी अधिक है। अगस्त 2016 में GEM पोर्टल की शुरुआत टेंडर प्रक्रिया में सुधार और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई थी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने हर आयु वर्ग के लिए किफायती कीमतों पर विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज से बने उत्पादों की बिक्री शुरू की है। नई दिल्ली में आहार मेले में उपमा, पोंगल, खिचड़ी, नूडल्स, बिरयानी जैसे रेडी टू ईट उत्पादों का शुभारंभ किया गया। इन उत्पादों की कीमत 5 से 15 रुपए तक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये सभी उत्पाद 100% प्राकृतिक हैं और इनका पेटेंट कराया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने इस सप्ताह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 36वें आहार मेले का आयोजन किया था। आद्रा रेल मंडल के आद्रा मेदिनीपुर रेलखंड के बीच अंडरपास निर्माण को लेकर ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक किया गया है। इससे आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गोमो खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस गोमो से आद्रा तक चलेगी। इसी तरह चंद्रपुरा और महुदा होकर चलने वाली 18627 रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर और खड़गपुर होकर चलेगी। इधर आज से धनबाद होकर चलने वाली 6 पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस के तौर पर चलेंगी। इनमें आसनसोल गया मेमू, गया आसनसोल मेमू, आसनसोल वाराणसी मेमू, वाराणसी आसनसोल मेमू, बर्धमान हटिया मेमू और हटिया बर्धमान मेमू शामिल हैं। उधर 25 महीने बाद धनबाद टाटा स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस आज से चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव सिंदरी ब्लॉक हॉल्ट, पाथरडीह, सुदामडीह, भोजूडीह और संतालडीह में नहीं होगा। धनबाद से खुलने के बाद पहला ठहराव आद्रा स्टेशन पर होगा। आद्रा से टाटा के बीच ये सभी स्टेशन पर रुकेगी। तमिलनाडु में 12वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 17 से 28 मई तक होना है। इसमें झारखंड की टीम भी हिस्सा लेंगी। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी के मुताबिक इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के कैंप में चयनित हॉकी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 2 मई को एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू बालिका उच्च विद्यालय रांची में आयोजित किया गया है। इस कैंप में कुल 27 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। इनका विशेष प्रशिक्षण शिविर 14 मई तक चलेगा। इनमें से बेहतर 18 खिलाड़ियों को झारखंड टीम के लिए अंतिम तौर पर चुना जाएगा, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे पुणे के MCA स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर D.Y. पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से पराजित कर दिया। इस साल के आईपीएल में 9 मैचों में मुंबई इंडियंस की ये पहली जीत है। वहीं एक अन्य मैच में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्व श्रमिक दिवस पर राज्य के सभी मजदूरों को दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे श्रमिक। साहिबगंज जिले में जल्द शुरू होगा गंगा नदी के 83 किलोमीटर क्षेत्र में डॉल्फिन टूरिज्म। केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी। और तमिलनाडु में 12वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 17 से 18 मई तक होगा। झारखंड की टीम भी लेगी हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।